हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सेट नंबर 24 को सॉल्व, जो हमारे होने वाले एसएससी और रेलवे के जो भी एग्ज़ाम लगेंगे उन सब के लिए ये सेशन और ये प्रैक्टिस सेट जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से और बेहतर ढंग से समझ में आए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पजल से है। आइए, एक मज़ेदार पजल है, इसे हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 6 व्यक्तियों प्रेम, अमित, राम, श्याम, तरुण और उमा में एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों यथा कब कब, देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, ये अलग अलग 6 महीने हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, ये 6 महीने जो दिए हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब कैसे करना है, देखिए, दिसंबर में यात्राएं की है उन्होंने, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में यात्राएं की हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रेम ने सितंबर में यात्रा की। सितंबर में किसने यात्रा की है? तो दोस्तों, प्रेम ने सितंबर में यात्रा की, तो सितंबर के स्थान पे कौन आ गया? प्रेम आ गया। ठीक है, प्रेम ने सितंबर में यात्रा की। प्रेम और उमा के बीच केवल एक व्यक्ति ने यात्रा की। अच्छा, एक आप बात समझो, कह रहा है कि प्रेम और उमा के बीच केवल एक व्यक्ति ने यात्रा की, तो प्रेम के नीचे जो है, प्रेम और उमा के बीच, तो प्रेम के नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रेम के नीचे लास्ट में दिसंबर ही बचा है। तो प्रेम और उमा के बीच में एक व्यक्ति का गैप चाहिए ना जी, नीचे आएगा तो एक व्यक्ति का गैप नहीं आएगा। तो उमा को हम यहाँ पे लिखते हैं, उमा को, तो प्रेम और उमा के बीच में देखिए ये जुलाई वाला गैप हो गया। ठीक है, तरुण और अमित के बीच किसी ने भी यात्रा नहीं की। कहने का मतलब है कि तरुण और अरुण के बीच में जो है ना, कोई भी गैप नहीं रहेगा। जब भी आएंगे तरुण और अरुण जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे। और कह रहा है कि अमित ने अपनी यात्रा तरुण के बाद वाले महीने में की, यानी तरुण पहले आएगा। तो तरुण और अरुण के बीच में एक भी गैप नहीं है, यानी कि हमें ऐसा स्थान ढूंढना है जहां तरुण आ जाए, उसके नीचे जस्ट अरुण आ जाए। तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, तो जनवरी और फरवरी बच रहा है हमारे पास। तो ये हो गया तरुण और नीचे कौन हो गया? अरुण हो गया। ओके जी, ठीक है, तरुण हो गया और ये अरुण हो गया। ठीक है, नहीं, अमित है क्या? तरुण और अमित है, सॉरी, ये अरुण नहीं है, अमित है। तरुण और अमित है, ठीक है, कोई बात नहीं। तरुण और अमित के बीच एक दूसरे ने, तो अमित ने अपनी यात्रा तरुण के बाद वाले महीने में की। अमित और राम के बीच 2 से अधिक व्यक्तियों ने यात्रा की। अब देखिए, अमित और राम के बीच 2 से अधिक व्यक्तियों ने यात्रा की, तो अब हम अमित के ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि तरुण है, तो अमित के नीचे आइए और 2 से अधिक व्यक्तियों ने यात्रा की। तो 1 2 3 हो गया, 2 से अधिक, तो अमित और राम यहाँ पे लास्ट में हो जाएंगे दिसंबर में राम। अब हमारे पास बचे कौन है? तो तरुण हो गया, अमित हो गया, उमा हो गया। जुलाई वाला एक जो हमारा गैप बचता है यात्रा का, तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएंगे हमारे श्याम। तो चलिए यहाँ पे हम लोग श्याम को पुट करते हैं और हमारा पजल जो यहाँ से ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यानी कि तरुण जनवरी में, फिर फरवरी में अमित, फिर मार्च में उमा, फिर जुलाई में श्याम, फिर सितंबर में प्रेम और दिसंबर में राम ने, ऐसे करके इन लोगों ने यात्रा की है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि इनमें से किसने जुलाई में यात्रा की? तो अब देखिए, जुलाई में किसने यात्रा की? तो जो हमारा लास्ट में बचा हुआ था जुलाई, यानी किसने यात्रा की है? श्याम ने। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, हमारा श्याम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जुलाई में किसने यात्रा की है? तो श्याम ने यात्रा की। समझ में आया होगा दोस्तों आपको, ईजी था, और आप भी पहले इसे बेहतर ढंग से स्वयं से लगाने का प्रयास कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। जिस प्रकार धीर का संबंध शांत से है, उसी प्रकार उत्तेजित का संबंध हमें ज्ञात करना है। देखो, धीर का मतलब ही हो गया कि जो शांत रहने वाला,
एकदम काम स्वभाव का, ठीक है। अब उत्तेजित की बात करें तो उत्तेजना मतलब उत्तेजित है, क्रोधित है, क्रोध से समझ आ रहा है, उत्तेजित हो गया किसी बात को लेकर यानी क्रोधित हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रोध यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब अभिमानी नहीं होगा क्योंकि घमंड होता है, जरूरी थोड़ी नहीं कि घमंड में है तो गुस्सा ही होगा, वो आपको दिखाने के लिए भी घमंड कर सकता है। नीरस होगा नहीं, चुप होगा नहीं, तो उत्तेजित का हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्रोध। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ओके, तो दोस्तों एक चीज आप समझो, यहाँ पे जब ऐसे डायग्राम के अंदर, जब वृत्त या आयत के अंदर जब ऐसे त्रिभुज दिए जाते हैं ना, जब मतलब जितने ड्रॉ कर दिए जाएंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम काउंट कर लेते हैं कितने त्रिभुज है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे 4 हो गए, और 4 जब हो गए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 हो जाता है, ओके। तो देखिए उसी तरह ये जो पहले वाला जो हमारा है 1 2 3 और 4, तो यहाँ से टोटल कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएंगे 8, क्योंकि 4 × 2। यहाँ से भी अगर आप देख लो तो 1 2 3 और 4, यहाँ भी 4 हुए तो 4 × 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यानी कि 8 यहाँ से हो गए, 8 यहाँ से हो गए, 16। तो क्या 16 आंसर होगा, नहीं। अभी देखिए अभी और त्रिभुज है, ये तो 16 हो गए, ठीक है। अब देखो आप, यानी कि इनको और इनको मिला के तो 16 हो गए। अब हमारे पास जो बच रहे हैं वो देखिए जो हिडन है, ये देख रहे हो आप, ये वाला जो बच रहा है, ये वाला, ये एक त्रिभुज है जो कि दोनों में कॉमन है और हिडन है। तो ये हो गया हमारा एक, यानी कि हमारे पास 8 + 8 + 1, और देखिए अभी एक और बाकी है, कौन सा, ये वाला। अब देखिए ये वाला देख लिए, यानी कि 4 4 8, एक गुलाबी वाला 9 और ये ब्लू वाला 10, ठीक। यानी कि कितने हो गए, 8 8 16 और 2 कितने हो गए टोटल, यानी कि 18। तो हमारे पास कितने टोटल त्रिभुज है इसमें, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या है ऑप्शन नंबर है यानी कि 18। समझ में आया होगा बिल्कुल। जब भी ऐसे त्रिभुज दिए जाएं और ऐसे फिगर में त्रिभुज दिए जाए काउंट करने के लिए कितने हैं, तो हम उनके जितने खाने बनेंगे उनको हम लोग काउंट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 4 बना तो 8 हो गया, यहाँ पे 4 बना तो 8 हो गया, और ये पिंक वाला एक और एक ब्लू वाला, ये दोनों मिलाकर 2 और बढ़े तो 8 8 16 और 2 18, यानी कि टोटल 18 त्रिभुज बने। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देखो हमसे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में राइस को लिखा जाता है 5136, फर को लिखा जाता है 327 और फिन को लिखा जाता है 785। तो उसी कूट भाषा में फन को क्या लिखा जाएगा। ओके, एक चीज़ अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आप एक चीज़ समझिएगा, जो राइस है ना, आप 5136 अगर इसके नंबरों पे जाओगे या अपोजिट करके जाओ या सीधा करके तो ये नहीं आएगा 5136, क्योंकि इसने एक बेसिक टाइप का कोड दिया है और हमें फन का पूछ रहा है। तो देखिए हम ये करेंगे क्या, फर यहाँ पे दिया हुआ है और फिन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें FUN निकालना है ना, F निकालना है, फिर U का कोड, फिर N का कोड। यहाँ से हम लोग कैसे निकालते हैं समझिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे F है और यहाँ पे F है, 2 F है। अच्छा, तो जब 2 F है यहाँ पे, तो जब F यहाँ पे फर में कॉमन है और फिन में कॉमन है, तो उनके लिए संख्या में क्या कॉमन है देखते हैं। तो 327 785, यानी कि संख्या में 7 कॉमन है, ये 7 जो है कॉमन है जी। तो 7 किसके लिए कॉमन हो गया, जैसे FUN से हमने F लिया, उसी तरह 327 और 785 में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। तो सीधी सी बात है कि F के लिए हमारा क्या आ जाएगा, तो F के लिए हमारा आने वाला है 7, ठीक है। U की बात करो अब आप, तो देखो आप U जो है अकेला है, U कहीं पे कॉमन नहीं है, FUR में जो है U कॉमन है, लेकिन R तो 2 जगह है ना, हमें तो ये कंफर्म होना चाहिए कि U का होगा क्या, क्योंकि हमारे पास बचता है फर में 3 और 2, 2 बच गए हमारे पास, 3 और 2 2 बच रहे हैं ना जी। अभी जब 2 बच रहे हैं तो देखो
हम अगर आर का निकाल दे तो यू बच जाएगा। तो आर कहाँ कहाँ पे कॉमन है, राइस में आर कॉमन है और फर में आर कॉमन है, ठीक है। तो राइस वाले में देखो 5136 यानी कि और 327 यानी कि यहाँ से 3 आर के लिए हो जाएगा और यहाँ पे आर के लिए 3 हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या फिर, जब आर के लिए 3 हो गया और यू एफ के लिए 7 हो गया तो हमारे पास बचा क्या, तो बचा हमारे पास 2। तो यू के लिए क्या हो जाएगा, तो यू के लिए हो जाएगा हमारा 2, यू के लिए हो गया हमारा 2। ओके जी। अब देखिए एन बचता है, अब हमें एन का फाइंड आउट करना है। तो एन कहाँ पे है, तो एन हमारे पास FIN में है, एफ का हो गया है हमारे पास, हो गया है। अब हमें पता करना होगा आई का, कि आई का क्या होगा। तो आर कहाँ पे है, आई कहाँ पे है, एक FIN में। देखिए मैं ब्लू जो कलर किया हूँ उसको समझिएगा, एक आई यहाँ पे है, एक आई जो है हमारा राइस में है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन बच रहा है हमारे पास 8 और 5 बचा हुआ है फिन में, और इसमें क्या बचा हुआ है, F516 बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास तो अब 5 ही बचेगा ना, क्योंकि 8 तो है नहीं राइस में, तो 5 है। तो n के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और राइस के n आई के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगा हमारा पे यहाँ पे, तो आई के लिए 5 हो जाएगा। तो आई का कोड क्या हो गया, तो आई का कोड हो गया 5, बच गया क्या हमारे पास 8 फिन में। तो यानी कि होगा क्या हमारे पास 728। अब ऐसा कोई है तो देखिए आप ऑप्शन में 728 करके नंबर है यहाँ पे 872 872 किसी और में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया आपको, अच्छे से समझ में आया होगा। ओके चलिए, अगर दोस्तों ना समझ में आया हो आप फिर से कहिएगा, मैं इसे अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि असंगत विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, ठीक है। अच्छा इसमें असंगत निकालना है, टमाटर है, ठीक है, खीरा है, भिंडी है और पत्ता गोभी है, ठीक है। एक चीज़ आप देखो, टमाटर जो है एक पेड़ छोटा सा पौधा होता है, उसका फल है ना जी, उसमें फल लगा होता है टमाटर का। भिंडी है एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसका फल है, एक पेड़ का फल है ना जी, एक पौधे का फल है ना, पेड़ में एक पौधे का फल है। खीरा जो है, खीरा भी उसी तरह निकलता है, ठीक है, ये भी किसी पौधे का, छोटे पौधे का फल है। लेकिन अगर आप बात करो पत्ता गोभी की, ये क्या फल है, क्योंकि टमाटर जब होता है तो उस पौधे में फूल लगते हैं, भिंडी जब होती है तो पीले फूल उसमें भी लगते हैं, खीरा जब होता है तो सफ़ेद फूल उसमें भी लगते हैं। लेकिन पत्ता गोभी क्या है, खुद ही एक पौधा है, इसमें कहाँ फूल लगते हैं, ये तो खुद ही फल ही है, ये तो खुद वैसे ही निकलता है। तो हमारा इसमें असंगत क्या है, तो असंगत की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे असंगत है, पत्ता गोभी, ठीक है। चलिए हमसे कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आएगा इस नंबर सीरीज में हमें फाइंड आउट करना है। ओके चलिए करते हैं हम लोग। 7, 18, 34, 72, 142 और जो आएगा यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो 7 से 14 बना, तो अगर 7 से 14 बनाना है तो हम लोग क्या देखते हैं, 7 से 14 कैसे बनाओगे आप, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14, और 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी 18 से अधिक हो जाएगा। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे तो हुआ 14, और इसमें 4 अगर ऐड कर दें तो ये 18 बन जाएगा। हाँ जी, 7 दूना 14 और 2 18, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे आगे बात करें हम तो 18 से 36 बनाना है। 18 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ तो 36, हाँ ठीक है। अब 34 बनाना है हमें, तो -2 हमने कर दिया तो आ गया कितना 34, यानी कि इंटू 2 + 4 हुआ पहले वाले में और इंटू 2 - 2 हुआ दूसरे वाले में, ठीक है। अब 34 से 72 बनाना है, इसको देख लेते हैं। तो 34 से 72 बनाना है, 34 में 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करो तो कितना होगा 68 होगा, 68, और फिर 4 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 72, यानी कि पैटर्न जो यहाँ से समझ में हमें आ गया। इंटू 2 + 4 इंटू 2 - 2 इंटू 2 + 4, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2 -
2, क्योंकि 72 दूना 144 और 2 घटा दिया तो कितना हो गया 142। अब नेक्स्ट जो हमारा लगेगा वो लग जाएगा हमारा क्या, इंटू 2 और प्लस 4 लगेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करो 114 में तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप 114 में तो 4 और 14 दूना 28, यानी कि 284। 284 और 4 और ऐड कर दो आप तो कितना हो गया यहाँ पे 288, यानी कि 288। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 288, यानी कि 288। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अच्छा, ये इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा, आप देखो अगर हम लोग इसे चेक करें 21 है, 43 है और हमारे पास 65 है, फिर 87 और 1211 है। ठीक है, इसे हम लोग अगर सॉल्व करें, अगर थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसे, अब देखो 21 है और 43 है, तो आप कहोगे कि 21 दूना 42 करके -1 कर दे तो 43 हो जाए हैं? अच्छा ठीक है, अगर ऐसा आप सोचते हो तो ठीक, दूसरे में भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करो आप तो कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा ना जी, बहुत आगे भाग गया। तो अगर ये जो 21 दिया हुआ है, अगर इनके डिजिट जो है इसमें हम 2 ऐड कर दें, यानी कि 2 में भी +2 ऐड कर दें और 1 में भी +2 ऐड कर दें तो 2 1 3 और 2 2 4 हो रहा है 43। 21 के पहले डिजिट में 2 ऐड किया और दूसरे डिजिट 1 में भी 2 ऐड किया तो कितना हो गया 43 हो गया। अच्छा ठीक है, अब जब यहाँ पे 43 है तो 43 के पहले और दूसरे डिजिट यानी कि 4 में भी और 3 में भी अगर हम 2 2 ऐड कर दें तो कितना हो जा रहा है, आप देखो 4 और 2 6 और 3 और 2 5, 65 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 65 दिया हुआ है। ठीक है, 65 है, इसके पहले डिजिट में 2 ऐड कर दें और दूसरे डिजिट में भी 2 ऐड अगर हम कर देते हैं 65 में तो आप देखो कितना आता है 6 2 8 5 2 7, कितना आता है 87 आता है, 87 भी दिया हुआ है। ओके जी, अब 87 के पहले डिजिट में हम 2 ऐड कर दें और दूसरे डिजिट में भी 2 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 7 और 2 9 और 8 और 2 10, यानी कि 109। यानी कि कुल मिलाकर जो हमारा ये ऑप्शन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा, 109 आ जाएगा। आगे भी चेक कर लो आप, चलो 109 में अगर पहले और दूसरे डिजिट में 2 2 ऐड कर दें तो 9 और 2 11 और 10 और 2 12, 1211 आ रहा, यानी कि कुल मिलाकर जो डिजिट दिए हुए थे ना पहले से उठाकर लास्ट तक उनके पहले नंबर और दूसरे नंबर में दोनों में जो है 2 2 ऐड करना था। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 109। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ध्रुव बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। अच्छा, पहले से डायग्राम बनाइए इसका दक्षिण पश्चिम वाला, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक, ये बन गया, अब इजी हो जाएगा। अब देखो क्या कर रहा है, कह रहा है हमसे कि दोपु बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम यानी कि यहां से, ये बिंदु ए है, बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चली और बिंदु बी पे पहुंची। ठीक है, बिंदु बी पे पहुंची, इसके बाद वो दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी। दक्षिण पूर्व यानी कि दक्षिण पूर्व जब आप मुड़ोगे ना तो ऐसे मुड़ जाओगे, दक्षिण पूर्व यानी कि पूरब यानी कि इधर की तरफ। ठीक, दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी और समान दूरी तय करते हुए यानी कि 4 मीटर की दूरी तय करते हुए बिंदु सी पे पहुंची, यानी कि यहाँ पे पहुंचती। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए, बिंदु तय करते हुए बिंदु सी पर पहुंची। ठीक है, फिर वो उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी, पहले उत्तर और पूरब यानी कि ऐसे, हाँ उत्तर और पूरब मुड़ा उसे, उत्तर और पूरब की तरफ मुड़ती है यानी कि इस साइड में मुड़ती है, ये आप तीर देखो, हाँ ऐसे मुड़ी उत्तर पूरब यानी कि ऐसे मुड़ती है, मुड़ी और 4 मीटर चलकर 4 मीटर फिर चली है और कहाँ पे पहुंची है, बिंदु डी पे पहुंची है।
ठीक है, ये हमारा बिंदु डी है। अच्छा अब ठीक है, अब कह रहा है कि बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसको किस दिशा में मुड़ना चाहिए। बिंदु डी की ओर चलने के लिए बी की ओर, तो यहाँ पे तो बिंदु डी पे है, तो बिंदु डी की ओर चलने के लिए ऐसे चलेगी, ये बिंदु डी यानी कि इस दिशा में चलेगी, तो किस दिशा में जाएगी, पश्चिम की दिशा में जाएगी, सीधी सी बात है, जाएगी ना जी पश्चिम की दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट है, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डस्टिन है वो माइक का बेटा है। डस्टिन, जो डस्टिन हमें दिया हुआ है, जो डस्टिन है वो किसका बेटा है। डस्टिन बेटा है माइक का। ठीक है, डस्टिन किसका बेटा है, डस्टिन बेटा है माइक का, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, माइक का बेटा है डस्टिन। बिल जो है बॉब के बेटे का नाम है। ओके, बिल जो है वो बॉब के बेटे का नाम है। यहाँ पे अभी कोई मिल नहीं रहा है बॉब, आगे देखते हैं। बॉब के पिता का बेटा एलेक्स माइक का भाई है। अच्छा जी, माइक का भाई कौन है, तो माइक के भाई की बात करें तो माइक का भाई कौन हो गया, माइक का भाई हो गया एलेक्स। कह रहा है कि बॉब के पिता का बेटा माइक का भाई है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कह रहा है कि बॉब के पिता का बेटा, बॉब के पिता का बेटा एलेक्स जो है वो माइक का भाई है, तो बॉब जो है एलेक्स का भाई हो जाएगा, फिर हो जाएगा बॉब, हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है हमने कर लिया कि बॉब के पिता का बेटा एलेक्स जो है वो भाई है, तो बॉब का पिता कौन हो जाएगा इससे, ये देखो ये बॉब का फादर हो गया। ठीक है, ओके। अब और देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि एलेक्स माइक का भाई है, तो ये तो बन गया हमारा, लग रहा है और छोटा था। हाँ, कह रहा है कि विल जो है बॉब के बेटे का नाम है। बॉब के बेटे का नाम क्या है, तो बॉब के बेटे का नाम है बिल। ओके, सॉल्व हो गया जी, ये क्वेश्चन जो है हमारा बन गया। अब हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमें कि डस्टिन का बिल से क्या संबंध है। डस्टिन का बिल से क्या संबंध है, ये डस्टिन है ये बिल है, तो डस्टिन के बिल के क्या से क्या संबंध है, तो पिता के भाई का बेटा है। डस्टिन का पिता माइक है और माइक का भाई कौन है, बॉब है, और बॉब का बेटा है बिल, तो पिता के भाई का बेटा है, पिता के भाई का बेटा हो गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, चलिए इसको तो डायरेक्ट सॉल्व करो आप, क्योंकि जो साइन दिया हुआ है ना उसके अनुसार हमें जो सिंबल है वो पुट कर देना है। 42 है। ठीक है, के का अर्थ यहाँ पे देखो क्या दिया है, के का अर्थ दिया है भागा, क्या है उसके बाद 3। ठीक है, क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ है प्लस और फिर 9। जे का अर्थ देखो क्या दिया है, जे का अर्थ दिया है गुणा और फिर 4। टी का अर्थ क्या दिया है, टी कहाँ पे है, हाँ टी का अर्थ है माइनस और 2 और बराबर वाला हमें फाइंड आउट करना है। अब 3 से काटो 42 को, तो कितने बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर सॉल्व करोगे तो 14 आ गया, और प्लस देखिए इसको सॉल्व कर लो आप, तो 90 के कितना हो गया, 4 9 36 हो गया, और ये हो गया -2। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 36 और 14 कितने हो गए, 40 10 50 हो गए, 50 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा 48। यानी कि कुल मिलाकर राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमें देर क्या कर दी है। वेन आरेख दिया हुआ है, हमें डायग्राम बनाना है जो संगीत, नृत्य और आवाज़ को अच्छे तरीके से कोड कर पाए। ठीक है, अच्छा एक देखो आवाज़, ये अगर आवाज़ होगा तो आवाज़ का हिस्सा ही तो संगीत हो जाएगा। पहले संगीत होगा कि आवाज़ होगा, आप ये बताओ। पहले जब भी होगा आवाज़, क्योंकि हम आवाज़ के थ्रू ही संगीत करेंगे, या किसी को अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे तो संगीत अच्छे में आएगा, तो आवाज़ होगा ये वाला हिस्सा, आवाज़ हो गया। ठीक,
ये क्या हो गया, जो ये वाला हिस्सा है ये संगीत हो गया, तो आवाज़ के अंदर क्या आ गया हमारा, संगीत आ गया, सॉन्ग आ गया, आवाज़ हो गया, फिर संगीत हो गया। और जो नृत्य है, नृत्य तो इनसे अलग होगा ना, आवाज़ संगीत, आवाज़ का संगीत से संबंध है और नृत्य से क्या संबंध है, तो नृत्य अलग हो जाएगा। ऐसे यानी कि ऐसे डायग्राम बनेगा, आवाज़ के अंदर संगीत और नृत्य अलग से। कहाँ पे है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ये वॉइस हो गया, ये सॉन्ग हो गया और ये डांस हो गया, क्योंकि आवाज़ के अंदर तो सॉन्ग आ जाएगा लेकिन नृत्य अलग चीज़ है, ठीक है, तो ये अलग हो गया। समझ में आया कैसे बना? ओके चलिए देखिए कह क्या रहा है हमसे, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए देखिए, PQRST और U नामक 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 लड़कियां हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं, ठीक है, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर, ये अच्छी बात है। कह रहा है कि R के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है कौन, R के बाएं और तीसरे स्थान पे कौन बैठी है, तो R के बाईं और तीसरे स्थान पे U बैठी है। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया कि R के बाएं तीसरे स्थान पे बैठी है, Q के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठी है, Q के दाईं और Q के देखो यहाँ पे Q के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, S बैठा है, S जो है Q के दाएं तीसरे स्थान पे बैठी है। अब देखिए कह रहा है कि Q के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठी है U, Q के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, U बैठा है, ठीक है। T U के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी कि T और U एक दूसरे के अगल बगल में नहीं बैठेंगे, ठीक है। हमें जो इन्फॉर्मेशन 4 दी हुई है, हमने चारों इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कैद कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखो आप सॉल्व कहाँ से उठाओगे, किस पॉइंट को। कह रहा है यहाँ पे कि Q के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है U, Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, Q अगर यहाँ पे आप लो तो Q के बाएं दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 2 U आ जाएगा यहाँ पे, हाँ जी आ जाएगा, Q के बाएं दूसरे स्थान पे U, ठीक है। आप समझो पहले। अब देखो अब कह रहा है कि उसी तरह Q के दाएं तीसरा, Q के बाएं दूसरे स्थान पे U बैठी, ये वाला हमने कर लिया। Q के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है S, तो Q के दाएं 1 2 3 यहाँ पे S बैठा दोगे। अगर एक बात देखो आप, अगर आप Q को यहाँ लेते तो Q के बाएं दूसरे स्थान पे S नहीं आता, Q यहाँ लिए तो Q के बाएं दूसरे स्थान पे U आया। अगर हमने Q को यहाँ लिया होता इस वाले पॉइंट पे Q को, तो Q के बाएं दूसरे स्थान पे U तो आ जाता, लेकिन Q के दाएं तीसरा कहाँ S बैठाते, नहीं बैठ पाता, तो Q का पोजीशन ये ठीक है, यानी कि ये वाला हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन था वो बन गया। अब कह रहा है कि R के बाएं तीसरे स्थान पे है U, तो R के बाएं तीसरे स्थान पे 1 2 3 R है, R के बाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पे U है जी, R के बाएं तीसरे स्थान पे U है, ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब हमसे कह रहा है कि T और U अगल बगल नहीं बैठते हैं, तो U के बगल में यहाँ T नहीं बैठेगा तो T यहाँ पे बैठ जाएगा, और बचा हमारा लास्ट में क्या है P, तो P यहाँ पे हो गया, बन गया बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा आपको। तो क्वेश्चन क्या है पहले ये तो देख लें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्ति में P का स्थान कौन सा है, तो P का स्थान अगर बाएं से देखो तो दूसरा है, और दाएं से देखो तो 1 2 3 4 5वां है, तो बाएं से दूसरा देखो, बाएं से दिया हुआ है तो बाएं सिरे से दूसरा, हाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि बाएं से दूसरा है ना जी, ये देखो बाएं से दूसरा है, ठीक है ओके, क्योंकि ये हमारा बाएं है ना, ये इधर से जाओगे आप तो ये बाएं से दूसरा, और इधर से आएगा तो दाएं से 5वां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा चित्र में वर्ग जो है वो लड़कों को वर्ग, यानी कि ये लड़कों को वृत्त आकार बौनों को, ये जो वृत्त है ये बौनों को, त्रिभुज जो है वो बैडमिंटन को, ये त्रिभुज जो है बैडमिंटन खिलाड़ी को, और आयत आकार लेखकों को दर्शाता है, ठीक है। ये हमने जान लिया कि कौन क्या है। अच्छा अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सा अक्षर उन लड़कों को दर्शाता है जो लेखक हैं परंतु बौने नहीं,
लेखक कहाँ पे है, यहाँ पे ये आयत वाला हिस्सा है, और बौने कौन सा है, बौना वृत्त वाला हिस्सा है। देखिए ये जो मैंने किया है ना, ये बौनों वाला हिस्सा है, वृत्त बौनों वाला, क्योंकि यहाँ पे देख लो वृत्त बौनों को दर्शाता है, ठीक है। और राइटर कौन है यहाँ पे, तो लेखक जो है ये वाला हिस्सा है। हाँ ठीक, कह क्या रहा है कि कौन सा अक्षर उन लड़कों को दर्शाता है जो लेखक हैं परंतु बौने नहीं हैं, लेखक हैं परंतु बौने नहीं हैं। अच्छा, तो आप देखो अगर हम इसको टच अंदर जाएं, अगर हम अंदर जाएंगे ना तो बौने आ जाएंगे अंदर। जो ब्लू हमारा पिंक वाला सर्कल है वो बौनों का है, और जो हरा वाला सर्कल है वो जो है, जो हरा जितना दूर तक किया है वो लेखक का है। तो बौने नहीं है और लेखक हैं, कौन सा है, तो एफ होगा, हमारा एफ होगा जी, सीधी सी बात है एफ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे वो देखता ना, अगर एल भी ऑप्शन में देता तो भी सही रहता, क्योंकि ये भी राइटर में आएगा। कौन सा अच्छा उन लड़कों दर्शक जो लेखक है परंतु बौने नहीं है, यानी कि एल और एफ दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में एफ ही दिया। बी का तो कोई सवाल ही नहीं है राइटर में, ई तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिख रहा है, डी भी नहीं, हाँ डी वाला डी भी नहीं है, यानी कि हमारे पास एफ और एल होते, एफ होता है या तो एल होता, ठीक है, लेकिन हमारे पास एफ दिया हुआ है, ओके, एल नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए करें, नीचे एक ही लकड़ी के टुकड़ों के 4 भिन्न दृश्य दिए हुए हैं, उससे हमें फाइंड आउट करना है कि 5 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, चलिए पहले और दूसरे से ही चेक करके देखते हैं। तो पहले और दूसरे से अगर आप चेक करो, देखिए इसको करने का जो राइट वे है, पहले इसमें कॉमन ढूंढिए। कॉमन क्या है, कॉमन देखिए पहले और दूसरे में कॉमन आप ढूंढो। कॉमन क्या है, तो कॉमन 3 है, ख़त्म करो, इसे काम ख़त्म हुआ। अब इससे क्लॉकवाइज में जाओ, तो क्लॉकवाइज में गए तो 1 बचा, इसके क्लॉकवाइज में जाओ तो क्या हुआ, 4 हुआ, तो 1 के अपोजिट में 4 हो गया। फिर क्लॉकवाइज में जाओ तो 5 है, और फिर इसके क्लॉकवाइज में जाओ तो 2 है, तो 5 के अपोजिट में क्या हो गया, तो 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा अगर आप, अच्छा इसको अगर हम लोग चेक कर ले एक बार, ठीक है आपका आंसर सही है, आंसर हो गया। आप दूसरा और तीसरा अगर एक बार हम लोग चेक करके बनाएं, दूसरा और तीसरा, यानी कि इसको और इसको, तो इसमें कॉमन है कुछ, हाँ हाँ कॉमन है, 4 और 4 हमने काट दिया। 4 के क्लॉकवाइज में गए तो बचा 2, और 4 के क्लॉकवाइज में है तो 5, हाँ ठीक है जी, वही होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 डी सही है, आंसर 2 ही होगा। चलिए ये एक वाटर इमेज है, ये वाला, ये जो है वाटर इमेज है, और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। ये जो इमेज है, अगर इससे वाटर, ये जो इमेज है इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा, ठीक है, तो सीधी सी बात है, सीधे उल्टा बनेगा भाई। यानी कि जो ये दरवाज़ा खिड़की है ना, ऊपर चला जाएगा, ये वाला उसके बगल में आ जाएगा। देखो दरवाज़ा खिड़की ऊपर गया, ये उसके बगल में है, नीचे आया है ब्लैक वाला। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला सही है, यानी कि विकल्प में देखें तो डी सही है। नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ए ना, तो विकल्प में, सॉरी, ऑप्शन नंबर जब ए सही, ये नहीं होगा, मैंने गलत कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विकल्प में बी सही है। ठीक है, बी सही है, क्योंकि समझिए इसमें ज़्यादा देर क्या करनी है, हमें सिर्फ इसे उल्टा कर दें, इसको खड़ा कर दो, आप नीचे से खड़ा कर दो ऊपर, तो देखो ये जो दरवाज़ा है उसके बगल में ये आ गया, फिर ये नीचे आ गया, ब्लैक आ गया, ओके, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए समस्या आकृति दी गई है और कह रहा है कि समस्या आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। यानी कि जो ये समस्या आकृति में आकार दिए गए ना, उत्तर आकृति से इसमें से कौन सा फिगर बनेगा इन सबको मिलाकर। ठीक है, हाँ तो देखिए आप, ए अगर देखते हैं हम लोग, ए में तो ये वाला आ रहा है, पहला आ रहा है, एक वृत्त भी आ रहा है, एक त्रिभुज भी आ रहा है। ठीक है, एक ये आया, ये आया, ये आया, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, ये जो पाषाण युग का पत्थर है वो ना आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। बी देखो, बी में पहला आ रहा है, ये वाला हिस्सा है, हाँ जी ये वाला हिस्सा है, ये गोला वाला वृत्त भी है, वृत्त भी है।
अगर आप बात करो तो यहाँ पे ये सब त्रिभुज भी है, हाँ ऊपर देखो आप ये वाला हिस्सा, ये त्रिभुज भी है, हाँ ये भी है, और पाषाण युगीन ये पत्थर वाला भी हिस्सा है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर बी ही होगा जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, और हाँ बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखिए सिलोक्स का एक क्वेश्चन है, आइए इसे अभी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि सभी मोबाइल, जितने भी मोबाइल हैं वो क्या हैं, वो लैपी हैं, वो लैपटॉप है, ठीक है। सभी लैपटॉप, जितने भी लैपटॉप हैं वो क्या हैं, वो नोटबुक हैं, और सभी नोटबुक क्या हैं, वो बुक हैं, किताबें हैं, ठीक। बन गया हमारा डायग्राम तो बन गया। अब हमें क्वेश्चन निष्कर्ष क्या है वो देखिए। सभी किताबें लैपटॉप हैं, सभी जो किताबें हैं वो लैपटॉप है। दोस्तों एक बात याद रखो, जब भी बुक से लैपटॉप नीचे से ऊपर से आप नीचे आओगे ना इससे, तो सभी वाला यूज नहीं होगा। जब भी यूज होगा वैसे में कुछ का ही ऑप्शन यूज होगा, तो ये गलत हो गया। कुछ नोटबुक मोबाइल है, कुछ नोटबुक जो है वो मोबाइल है, हाँ देखो देखो अब कुछ वाला आ गया। कुछ नोटबुक जो है मोबाइल है, ऊपर से नीचे आ रहा है नोटबुक मोबाइल, ये सही है। सभी लैपटॉप किताबें हैं, सभी लैपटॉप जो है वो किताबें, यानी कि ऊपर से नीचे जाओगे तो कुछ और सभी दोनों आता है, लेकिन नीचे से जब वो ऊपर जाते हैं तो कुछ और सभी दोनों आएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो सिर्फ कुछ आएगा। तो ये वाला भी तीसरा भी सही है, यानी कि 2 और 3 पालन करते हैं, यानी कि निष्कर्ष सी यहाँ पे बिल्कुल सही, निष्कर्ष 2 और 3 पालन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमें कथन दिया हुआ है, ये क्या कहलाता है, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन है कि आवास और औद्योगिकीकरण के लिए अधिक से अधिक कृषि भूमि बेची जानी चाहिए। आवास और औद्योगिकीकरण के लिए अधिक से अधिक कृषि भूमि जो है वो बेची जानी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तर्क क्या है कि यदि कृषि भूमि का औद्योगिक भूमि में परिवर्तन जल्द नहीं रुका तो गंभीर खाद्य कमी को टाला नहीं जा सकेगा। अब देखो कह रहा है कि आवास और औद्योगिकीकरण के लिए अधिक से अधिक कृषि भूमि बेची जानी चाहिए। अभी इसका मतलब ये थोड़ी ना कह रहा है कि आवास और औद्योगिकीकरण की जितनी भी कृषि भूमियाँ वो सब बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अधिक से अधिक बेची जानी चाहिए। तो खाद की कमी को टाला नहीं जा सकता, नहीं ये तो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता है, तो ये गलत है, ठीक है। अब देखिए यह सिद्ध हो चुका है कि किसी क्षेत्र में औद्योगिकीकरण उसके पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को नष्ट कर देता है। काटो इसे, कोई मतलब नहीं है इसका कथन से, यानी कि 1 और 2 दोनों समर्थन नहीं करते हैं जी। तो कथन एक कथन का समर्थन नहीं करता, जबकि 2 कहाँ है, ऐसा है कोई, हाँ बी वाला है। 1 और 2 जो है दोनों कथन का समर्थन नहीं करते हैं, ओके। अब आप ही देखो कि कह रहा है कि आवास और औद्योगिकीकरण के लिए अधिक से अधिक कृषि भूमि बेची जानी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे फैक्ट्री लगनी है तो वहाँ पे आवास तो होगा ही ना, बनेगा ही ना। तो जो कृषि भूमि है, जो जोत भूमियाँ हैं, जो जोत क्षेत्र है, उसको गवर्नमेंट जो एक्वायर करती है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो ले लिया अगर उस एरिया के कुछ हिस्से को तो खाद्य संकट आ जाए, ऐसा तो है नहीं होगा। ये आप खुद समझो कि अगर आपके गांव में कोई औद्योगिक कोई फैक्ट्री लग रही हो, तो वहाँ पे जब फैक्ट्री लगेगी तो रहने के लिए मजदूर वर्करों को कुछ आवास भी बनेंगे, तो ऐसा थोड़ा ना जाएगा उस गाँव में खाद्य संकट आ जाएगा, होगा ऐसा ना होगा, तो गलत है पहला वाला। और दूसरा कह रहा है कि यह सिद्ध हो चुका है कि किसी क्षेत्र में औद्योगिकीकरण उसके पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को नष्ट कर देता है। अजी क्यों नष्ट कर देगा, उससे कहाँ फर्क पड़ता है उससे, तो ये गलत है, यानी कि दोनों जो है गलत है, यहाँ पे तर्क संगत नहीं है। अच्छा इंड हुआ दोस्तों, ये सेशन इंड हुआ, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको हमने आपको अच्छे से और डिटेल वे में समझाने की कोशिश की। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और अपने प्यारे कमेंट हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।